Hello students, today we will start our new topic, that is the double displacement reaction. Yesterday we have done what is displacement reaction, and today we will discuss about what is double displacement reaction with its examples. So let us see what is the definition of double displacement reaction. Double displacement का मतलब रिप्लेसमेंट भी होता है. रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा से प्लेसमेंट कर देना. अगर आपको अपनी पोजीशन से उठा के दूसरी पोजीशन पे बिठा दिया गया है और आपकी पोजीशन पे किसी दूसरे स्टूडेंट को बिठा दिया गया है, तो ये क्या है? रिप्लेसमेंट है. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप याद कर सकते हो. एक वर्ड याद रखोगे, रिप्लेसमेंट. मतलब यहाँ पे मेनली क्या होता है? रिप्लेसमेंट होती है, आयंस की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसको मेटाथिसिस भी कहा जाता है. दिस इज द another name of double displacement reaction. This is also referred as metathesis reaction. Double displacement reaction is also known as metathesis. Now let us learn about the definition. What is the definition of double displacement reaction? आपको क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद एग्जांपल. तो हर जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं रिएक्शंस की, सबकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, एंड विद वन एग्जांपल ऑल्सो. So let us see the definition. What is double displacement reaction? The two compounds exchange ion to produce new compounds. देखो क्या होता है, ये वो रिएक्शंस होती हैं बेटा जहाँ पे आपका बाकी कुछ नहीं होता, सिर्फ क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस है, कुछ नहीं होगा. यहाँ पे आपने दो कंपाउंड्स लिए जो कि एक रिएक्टेंट की तरह से बिहेव करते हैं. आपके पास दो कंपाउंड है, मीन्स यू कैन से यू हैव टू रिएक्टेंट. आपके पास दो रिएक्टेंट हैं. अगर इन दोनों रिएक्टेंट्स के या इन दोनों कंपाउंड्स के आयन्स एक्सचेंज हो जाएं, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ रहेगा आयन एक्सचेंज. तो अगर इन दोनों कंपाउंड्स के आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो ये क्या होंगे? एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा. आयन्स एक्सचेंज हो गए तो अब ये जो नया प्रोडक्ट बना, इसका मतलब क्या हुआ? एक चेंज हो गया, केमिकल चेंज, मतलब नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया. और हुआ कैसे है? फोकस आपको इस वर्ड पे करना है. पुराने रिएक्टेंट से जो नया प्रोडक्ट बना है वो बना कैसे है? बाय द एक्सचेंज ऑफ द आयंस. आयंस एक्सचेंज हो गए दोनों के, तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया. मतलब आयंस की रिप्लेसमेंट होने से नया कंपाउंड बन गया. तो ये जो रिएक्शन होगी, इस तरह की रिएक्शंस, इन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और इट इज़ ईजियर टू सिंपली रिमेंबर दैट द कैटायंस, और आपको पता है कैटायंस कौन से आयंस होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर नोन एज कैटायंस. और जनरली यहाँ पे क्या होता है? कैटायंस एक्सचेंज एनायन. कैटायंस अपने एनायंस को चेंज कर लेते हैं. सिंपल, आपको पता है जब भी हम कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड लिखते हैं तो पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं? ऑलवेज वी राइट डाउन कैटायन. पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को लिखा जाता है और इसके बाद किसको लिखा जाता है? आफ्टर दैट वी राइट एनायन. ये चीज़ें आपको 9th में सिखाई गई हैं कि सॉल्ट्स के फॉर्मूले किस तरह से लिखे जाते हैं. पहले पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन लिखा जाता है ऑलवेज, उसके बाद क्या लिखा जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. तो आपका याद रखोगे आप, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आपके एनायंस होते हैं ना, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ये एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों के. अब इसको एक जनरल एग्जांपल से देख लेते हैं. यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली समझाना चाहूँ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होगी. मान लो आपका एक कंपाउंड है ए बी, जहाँ कैटायन ए है और बी आपका एनायन है. क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया, किसी भी कंपाउंड को लिखते हैं जब हम, आयनिक कंपाउंड को या सॉल्ट को हम लिखेंगे तो हमेशा कैटायन को पहले, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को पहले. तो यहाँ से साफ साफ क्लियर है, ये जो पिंक कलर में आपको लिखा हुआ है ये कैटायन है, और जो ब्लू कलर में लिखे हैं ये एनायंस हैं. तो एक सॉल्ट है आपका ए और बी, जिसमें ए है ए पॉजिटिव और बी होगा बी नेगेटिव. ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. नाउ दूसरा भी एक सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है, जहाँ पे सी कैटायन है और डी एनायन है. तो मेरे पास दो सॉल्ट है, यहाँ पे दो कंपाउंड मैंने लिए. एक कंपाउंड है ए बी, दूसरा कंपाउंड है सी डी. ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, बी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है. सिमिलरली सी इज़ द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन एंड डी इज़ द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन. अब क्या होगा? अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो हमने क्या बोला? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस. और कौन से आयंस का एक्सचेंज होता है? यहाँ पे एनायंस एक्सचेंज हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? देखो सिंपल, आपने क्या करना है, इनकी पोजिशंस को आप रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ से क्या होगा? आपके कैटायंस जो हैं अपने एनायंस को एक्सचेंज करेगा. तो आप बी को भेज दो इसके साथ, यहाँ से बी को भेज दो सी की साइड. तो अब
बी चला जाएगा डी की जगह पे और डी आ जाएगा बी की जगह पे। सिर्फ एनायंस को एक्सचेंज कर दिया। ये जो ब्लू कलर वाले थे ये एनायंस हैं, तो बी को भेज दो डी की जगह पे और डी को भेज दो बी की जगह पे। तो आपका जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, जब यहाँ से बी जाएगा तो ये सी के साथ कंबाइन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बना, सी बी। और यहाँ से जब डी गया बी की पोजीशन पे तो ए के साथ कंबाइन करेगा अब डी, और प्रोडक्ट क्या बन गया, ए डी। तो आपको सिंपली क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, रिएक्शन वही है, सिर्फ हमने क्या किया है, आयंस की पोजीशन एक्सचेंज कर दी है। आपके जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस थे, ये जो आपके ब्लू कलर के आयंस थे, इनको हमने चेंज कर दिया है। हमने यहाँ से बी को भेज दिया डी की जगह पे और डी को भेज दिया बी की जगह पे। तो देखो यहाँ पे ए के साथ आ जाएगा डी और सी के साथ आ जाएगा बी, तो नए प्रोडक्ट बन गए। पहले ए बी और सी डी रिएक्टेंट थे, अब क्या बना है प्रोडक्ट, ए डी और सी बी आपके नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो गया। और हुआ किसके थ्रू है, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस। और कौन से आयंस ने पोजीशन एक्सचेंज किया, एनायंस ने अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लिया। तो सच रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक नोट है कि हमेशा ऑलवेज राइट द कैटायन फर्स्ट देन एनायन। ये चीज़ आपको 9th क्लास से ही मैं बताती आ रही हूँ। हमेशा राइटिंग द फॉर्मूला का रूल होता है, हमेशा पॉजिटिवली आयन को, चार्ज्ड आयन को पहले लिखा जाता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को बाद में लिखा जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखो सी, जो पिंक कलर वाले आयंस थे उनको पहले रखा है, क्योंकि पिंक कलर के जो आयंस थे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, और जो ब्लू कलर के आयंस थे वो कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, तो सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे बी और डी की पोजीशन को एक्सचेंज कर दिया है। क्लियर। जैसे अगर आप रोल नंबर वाइज बैठे हो, रोल नंबर मान लो 3 और 4, पहले 3 बैठा था फिर 4 बैठा था, मैंने क्या किया, रोल नंबर 4 को 3 की जगह पे बिठा दिया, 3 को 4 की जगह पे, सिर्फ एक्सचेंज ही तो किया है। तो सेम वैसा ही होता है यहाँ पे, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यू विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दिस इज़ द जस्ट जनरल मेथड टू अंडरस्टैंड। तो ये जनरल मेथड भी आप कॉपी पे इसी तरह से लिख लोगे अपने बेसिक को समझने के लिए। दिस इज़ नॉट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं है। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी द एग्जाम्पल। हियर वी हैव अनदर स्लाइड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे रिएक्टेंट क्या एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, और आयंस के एक्सचेंज होने से क्या बन जाएंगे, नए प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो सच रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, these reactions are also called as precipitation reaction. Now what is the meaning of precipitation? precipitation reaction क्या होती हैं, अभी हम बात करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि precipitate क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक बाद में करते हैं। precipitation को अभी होल्ड पे रखते हैं, इस टॉपिक को। पहले हम डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए अगर आप जनरल एग्जाम्पल की बात करो तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट, यू हैव AgNO3, and you know how does this formula form? You know silver is Ag plus and nitrate is NO3 negative ion. तो Ag की जितनी वैलेंसी है वो इसके नीचे लिख दिया, नाइट्रेट की जितनी वैलेंसी है वो इसके नीचे, दोनों की वैलेंसी 1 है। देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई देम, और Ag के नीचे 1 और NO3 के नीचे भी 1। तो आपको पता है 1 हम लिखते नहीं हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट है, एक हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और दूसरा हमने लिया सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन हैं, पानी के साथ मिला के इनको बनाया गया है। बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन, यहाँ स्टेट नहीं लिखी है, बट आई एम टेलिंग यू दैट दीज आर एक्वस सॉल्यूशंस। अब आपने क्या किया, आपने इस सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ना ऊपर से क्या डाल दिया, NaCl का सॉल्यूशन डाल दिया। तो यहाँ क्या होगा, फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एनायंस चेंज देयर पोजीशन। तो यहाँ पे एनायंस चेक करो पहले कौन कौन से हैं। फर्स्टली यू मस्ट नो व्हाट आर द एनायन इन दिस रिएक्शन। तो सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट इज़ द एनायन, NO3 इज़ द एनायन, NaCl, Cl इज़ द एनायन। तो यहाँ 2 एनायंस हैं आपके पास। फर्स्ट रिएक्टेंट में NO3 इज एनायन
एंड द सेकेंड वन इज Cl नेगेटिव, सेकेंड रिएक्टेंट में Cl है। तो अब क्या कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने सिर्फ इन दोनों की क्या करनी है, पोजीशंस एक्सचेंज करनी है। ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब क्लोराइड किसके साथ जाएगा, आप सिल्वर के साथ, और आपका जो नाइट्रेट है वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगा सोडियम के साथ, Na के साथ। तो यहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज होगी। सो वी गेट व्हाट वी गेट, सो वी गेट AgCl एंड NaNO3। देखो पहले Ag के साथ क्या था, कंपेयर करो इस रिएक्शन को। पहले सिल्वर के साथ क्या था, यहाँ पे नाइट्रेट आयन, सिल्वर के साथ था नाइट्रेट आयन, बट प्रोडक्ट में चेक करो सिल्वर के साथ कौन सा आयन लगा है, अब Cl। यहाँ पे चेक करो रिएक्टेंट में सोडियम के साथ क्लोराइड था और प्रोडक्ट में सोडियम के साथ है नाइट्रेट। तो सिंपली यहाँ क्या हो रहा है, आयंस आर एक्सचेंजिंग देयर पोजीशन एंड वी आर गेटिंग न्यू प्रोडक्ट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लाइक फर्स्ट वी हैव NaOH एंड कैल्शियम ब्रोमाइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ब्रोमाइड इज CaBr2 कैल्शियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अब खुद से सोच कर देखो कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे। अब आप माइंड में सोच लो, यहाँ पे फर्स्ट वाला NaOH में एनायन कौन है, OH नेगेटिव, एंड कैल्शियम ब्रोमाइड में एनायन क्या है, Br नेगेटिव। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इन एनायंस की पोजीशंस एक्सचेंज कर देनी है। फिलहाल देखो यहाँ पे आपको बॉक्स के साथ समझाया गया है, Na के साथ कौन सा एनायन है, OH नेगेटिव एनायन है, और यहाँ पे कैल्शियम के साथ कौन सा एनायन है, कैल्शियम के साथ है ब्रोमाइड। तो हमें क्या करना है, इन आयंस की पोजीशन एक्सचेंज करनी है। तो Na के साथ हम अब किसको लेके आएंगे, Na के साथ देखो क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। तो Na के साथ तो आएगा ब्रोमीन, और अब कैल्शियम के साथ कौन आ जाएगा, OH हाइड्रोक्साइड। तो अगेन यू नो, अगर सोडियम के साथ ब्रोमाइड आएगा तो फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब आप यहाँ से ये इस तरह से नहीं करेंगे कि Na के साथ यहाँ से Br2 है तो आप उठा के इसके साथ Br2 लगा देंगे, देन दिस इज़ रॉन्ग। आपको पता है कि सोडियम के साथ अगर ब्रोमीन आएगा तो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, और उसका फॉर्मूला किस तरह से बनता है सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला, पहले आप साइड में रफ कॉपी पे फॉर्मूला बनाएंगे, देन यू विल राइट आंसर। आप सिर्फ ऐसे नहीं कर देंगे कि Na के साथ Br2 लगा दो और Ca के साथ OH लगा दो, हो गया, तो आंसर गलत हो जाएगा। इस हिसाब से तो आप क्या आंसर बनाओगे, NaBr2, और कैल्शियम के साथ बनाओगे CaOH। दोनों ही फॉर्मूले गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि वैलेंसीज सेटिस्फाई नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है सोडियम और ब्रोमीन की वैलेंसीज कितनी होती हैं, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्टली यू विल राइट द वैलेंसी ऑफ सोडियम Na, दैट इज़ +1। इसके साथ अब कौन कंबाइन करेगा, ब्रोमीन कंबाइन करेगा। ब्रोमीन की वैलेंसी ब्रोमाइड फॉर्म में -1। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नीचे 1 यहाँ भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी गेट NaBr। तो सोडियम के साथ जब भी ब्रोमीन आएगा तो फॉर्मूला बनेगा NaBr। सेकेंड हमने जब एक्सचेंज किया कैल्शियम के साथ OH, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है Ca+2, हाइड्रोक्साइड होता है OH-1। सो वी विल राइट डाउन 2 and 1, इनके नीचे इनकी वैलेंसीज लिख देंगे, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम के साथ 1 मल्टीप्लाई है, इसको हम लिखते नहीं हैं, दिस 1 इज़ नॉट रिटन एज स्पेसिफिकली 1। OH कंप्लीट ये जो एनायन है ये 2 से मल्टीप्लाई है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ब्रैकेट लिख के OH होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा CaOH होल ट्वाइस, ना कि COH। सो यहाँ से पहले आप फॉर्मूला बनाएंगे। तो अब हमने फॉर्मूले बना लिए, हमें पता है कि Na के साथ Br आएगा तो NaBr, कैल्शियम के साथ OH, कैल्शियम के साथ OH आएगा तो CaOH होल ट्वाइस। तो आपको मिला सोडियम ब्रोमाइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। OH की पोजीशन Br ने ले ली और Br की पोजीशन OH ने। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट इसके बाद है, आप इसको इसी रिएक्शन को आप बैलेंस करके देखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन हम सीख चुके हैं। आपको साफ साफ देख के पता चल रहा है क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। कैसे पता चल रहा है, आप साफ देख सकते हो, रिएक्टेंट में यहाँ पे ब्रोमीन 2 हैं, प्रोडक्ट में ब्रोमीन 1 है, तो बैलेंस नहीं है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे देखो, एक OH है, यहाँ पे OH के नीचे 2 लगा है, ट्वाइस है, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे अपनी रफ नोटबुक पे। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल चेक करेंगे, देखो यहाँ पे
हाँ जी, सेकेंडली हम वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड वी हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन होगी तो फिर से आपको पता है क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किस तरह से, तो कैसे हो जाएगा, एनायंस को एक्सचेंज कर देंगे। Cl अपनी पोजीशन एक्सचेंज करके कहाँ चला जाएगा, Na के साथ, और यहाँ से एनायंस का पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी, तो Cl विल टेक द पोजीशन ऑफ OH एंड OH विल टेक द पोजीशन ऑफ Cl। एनायंस को एक्सचेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, Na के साथ क्या आएगा, Cl, और यहाँ से आपका H के साथ क्या आ जाएगा, OH। तो यहाँ से जब हमने पोजीशन एक्सचेंज की तो हमें पता चला Na के साथ तो आ गया Cl, और यहाँ H था, H के साथ कौन आ जाएगा, OH, और HOH को आप क्या लिख सकते हो, वी कैन सिंपली राइट इट डाउन एज H2O, क्योंकि 2 बार हाइड्रोजन हो गया तो हम इसको HOH नहीं लिखेंगे, वी विल राइट डाउन इट एज H2O। सो हमें क्या प्रोडक्ट मिला, जब हमने NaCl और HCl को मिक्स किया तो हमें मिला NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल्दो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम एसिड बेस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज, अगला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास बैरियम क्लोराइड। बैरियम हैज़ वैलेंसी Ba+2, क्लोराइड होता है Cl-1। आप ये जो मैंने कैटायन एनायन आपकी नोटबुक में लिखवाए हैं, इनको रैपिडली लगातार आप रिवाइज़ किया करें, क्योंकि अगर जब तक आपको इनकी वैलेंसीज याद नहीं होगी तो आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे, और फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे तो आपको रिएक्शन लिखनी नहीं आएगी, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस नहीं आएगी। तो लगातार इनको रिवाइज़ किया कीजिए। नेक्स्ट है, तो हमने देखा बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनता है। ये BaCl2 कैसे लिखा, Ba की वैलेंसी होती है +2 और क्लोराइड की वैलेंसी होती है Cl-1। तो आपको पता है जितनी वैलेंसी होती है वो हम उसी आयन के नीचे लिख देते हैं, नंबर ओनली। तो यहाँ लिखेंगे 2 1, देन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो Ba के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो Ba, देन Cl, क्लोरीन को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो नंबर होता है ये हमेशा नीचे लिखा रहता है, तो नंबर ऑफ क्लोरीन हो जाएंगे 2। तो यहाँ बनेगा कंपाउंड BaCl2। इस बैरियम क्लोराइड के साथ हमने किसको ऐड किया, मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया बैरियम क्लोराइड का, और इसके अंदर मैंने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट। अभी बताया था ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है, सिल्वर की वैलेंसी +1, नाइट्रेट NO3 आयन की वैलेंसी -1, तो सिल्वर नाइट्रेट होगा AgNO3। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे सिंपली। क्लोरीन अपनी पोजीशन Ba से छोड़ के किसके साथ ले लेगा, Ag के साथ, तो यहाँ Ag के साथ जाएगा Cl। फिर आपको पता है कि कैसे बनाएंगे, आप यहाँ Ag के साथ Cl2 नहीं लगा देंगे, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या बनेगा, सिल्वर की वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी -1। तो फॉर्मूला यहाँ बनेगा 1 से 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AgCl बनेगा। आपको ये नहीं करना कि यहाँ से Cl2 उठा के Ag को दे दिया, बस AgCl2 लिख के आ जाओगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको यहाँ फॉर्मूला बनाना आना चाहिए कि सिल्वर के साथ जब क्लोरीन आता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा। ये फॉर्मूला आपको तब आएगा जब आपको ये वैलेंसीज याद होंगी, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला सिल्वर क्लोराइड बनेगा AgCl। अब बात करते हैं बैरियम के साथ जाएगा नाइट्रेट, तो ये जो नाइट्रेट था ये सिल्वर को छोड़ के किसके साथ जाएगा, बैरियम के साथ। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए बैरियम की वैलेंसी +2 और नाइट्रेट NO3-1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर हम बनाएंगे तो बैरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाएंगे तो Ba+2 और नाइट्रेट NO3-1। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम, और Ba1 हम लिखेंगे नहीं। अब इस पूरा NO3 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 को करना है, दोनों एटम्स Na को भी और तीनों ऑक्सीजन एटम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे लिखते थे, ब्रैकेट लगा के NO3 और ब्रैकेट के बाहर हम लिखेंगे 2, क्योंकि दोनों एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो बैरियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, BaNO3 होल ट्वाइस बैरियम नाइट्रेट, दिस इज़ बैरियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे सिंपली देखो क्या हो रहा है, पहले ये जो क्लोराइड आयन था ये रिएक्टेंट में किसके साथ है, Ba के साथ है, अब किसके साथ चला गया, Cl के साथ। ये जो नाइट्रेट आयन है ये सिल्वर के साथ था और बाद में किसके साथ चला गया प्रोडक्ट में, बैरियम के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बहुत आसान है इस रिएक्शन को पहचानना, आयन्स एक्सचेंज कर देना है सिर्फ, और डेफिनेशन में भी बहुत आसान है।
देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है, द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर आयन एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, सच रिएक्शन आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ थर्ड एग्जांपल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो आपके पास चौक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम कॉमनली हम इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं। आपका जो मार्बल होता है, संगमरमर का पत्थर होता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर HCl एसिड डाल दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दें, तब क्या होगा, सेम वहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। क्या होगा, ये जो कार्बोनेट आयन है ये किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, और ये Cl नेगेटिव आयन चला जाएगा कैल्शियम के साथ। तो आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, कार्बोनेट चला गया H के साथ, Cl नेगेटिव चला गया C के साथ। फिर से आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या बनेगा। तो आपको पता है कैल्शियम के साथ किसको लेके आना है, अब कैल्शियम के साथ आएगा क्लोरीन। तो कैल्शियम की वैलेंसी लिख दो पहले, Ca होता है +2 और क्लोराइड आयन होता है -1, सो 2 and 1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट CaCl2। तो यहाँ फॉर्मूला हमने लिखा CaCl2। क्लियर, यहाँ पे देखो Cl था, यहाँ पे हम नीचे Cl के साथ 2 भी लिख रहे हैं, और वो कैसे लिखा है, वो इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। आपको सिर्फ ऐसे नहीं करना कि यहाँ से Cl उठाया और ये बस Ca के साथ लगा दिया, गलत हो जाएगा बेटा। ये बार बार बता रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये सिर्फ उठा के ये एटम इसके साथ नहीं लगाना होता है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि Ca के साथ क्लोराइड आयन आएगा, बनाएंगे आप फॉर्मूले से। क्लियर, तो हमारे पास का फॉर्मूला क्या बना, कैल्शियम क्लोराइड। और फिर अगेन आपको पता है H के साथ आएगा कार्बोनेट आयन, H होता है +1 हाइड्राइड आयन, और CO3 आयन की फॉर्म में होता है कार्बोनेट आयन, CO3 -2, देन 1 and 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, वी विल गेट H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं, वीक एसिड होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कैसे बना वो समझ में आया। ऐसे नहीं करना सिर्फ कि H के साथ यहाँ से H उठाया और यहाँ से CO3 उठा के इसको दे दिया और HCO3 आप लिख के आ जाओगे, तो ये गलत होगा। आपको क्या पता चला है यहाँ से, बस आपको ये पता चला है कि H पॉजिटिव के साथ आयन कौन सा लगाना है, कार्बोनेट आयन लगाना है। CO3 2 नेगेटिव होता है कार्बोनेट आयन। तो आप इसका साइड पे रफ कॉपी पे फॉर्मूला बना के देखेंगे, देन यू विल राइट डाउन द फॉर्मूला H2CO3। सिंपल HCO3 नहीं लिखना है, ठीक है। बार बार आप लोगों को ये चीज़ रिमाइंड करवा रही हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बिकॉज यू नो हाउ टू मेक फॉर्मूला। सो वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर अगर आप HCl एसिड डालेंगे तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और साथ में कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ये प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ऑल दीज थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एंड यू विल रिवाइज देम। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। जो मैंने पहले आपको कहा था कि इस टॉपिक को हम होल्ड पे रखते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, क्योंकि जब आपको प्रेसिपिटेट पता होंगे तभी आप बता पाओगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। तो पहले देखते हैं प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं। लेट अस सी द कंपाउंड विच आर अनेबल टू डिज़ोल्व इन लिक्विड सॉल्यूशंस। अगर अनेबल टू डिज़ोल्व है लिक्विड सॉल्यूशन में तो मोस्टली दे आर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो ये क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। जब आपने दो सॉल्यूशंस को मिलाया और दोनों सॉल्यूशंस को मिलाने से ना एक सॉलिड कंपाउंड बन गया, आपका जो प्रोडक्ट बना वो सॉलिड है, और जो सॉलिड है वो लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। डिज़ोल्व नहीं होगा तो ये सॉलिड क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड या तो सॉल्यूशन में घूमता रहेगा या फिर ये नीचे बैठ जाएगा। तो जब दो रिएक्टेंट्स को मिलाने से एक सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो सॉलिड होता है ये इनसॉल्यूबल रहता है, डिज़ोल्व नहीं होता है। लिखा है ना अनेबल टू डिज़ोल्व, तो आप इसको बोल सकते हो इनसॉल्यूबल। तो ये इनसॉल्यूबल टाइप का अगर सॉलिड आपका बन जाता है प्रोडक्ट, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। दोबारा एक बार रिवाइज करवाती हूँ कि प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं बेटा। प्रेसिपिटेट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो दो रिएक्टेंट के मिलाने से, आपके पास एक सॉल्यूशन था और एक ये दूसरा सॉल्यूशन था A एंड B। मैंने जब दोनों को मिलाया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये तो यहाँ भी लिक्विड था यहाँ भी लिक्विड था, मेरे पास सॉलिड नहीं था कहीं भी, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या था, मेरे पास लिक्विड। लेकिन जब मैंने A और B को मिलाया तो मेरा एक प्रोडक्ट बना, और वो प्रोडक्ट ना इस तरह का था कि वो सॉलिड था, जबकि सॉलिड पहले नहीं थे। ये एक सॉलिड प्रोडक्ट बना, और ये सॉलिड प्रोडक्ट भी ऐसा है जो कि इनसॉल्यूबल है, डिज़ोल्व नहीं हो रहा है लिक्विड के अंदर।
तो ये जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनते हैं ड्यूरिंग आफ्टर द रिएक्शन, इन सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज प्रेसिपिटेट्स। क्लियर। और ऐसे रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है। व्हाट आर प्रेसिपिटेट, तो आप सिंपल बोलोगे द सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर अ रिएक्शन, दे आर नोन एज प्रेसिपिटेट। ठीक है। और ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन होता है, द रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे आपके पास है, ये एक सॉल्यूशन था और सेकेंड वाली टेस्ट ट्यूब में बीच बीच में सॉलिड्स पड़े हैं, और बाद में जब आप काफ़ी देर तक इसको नहीं हिला रहे हैं तो ये सारे कंपाउंड्स क्या, ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए ब्लू कलर के। तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं। ये डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं। पहले तो ऐसे पूरे सॉल्यूशन में बिखरे हुए थे, पर काफ़ी टाइम तक आपने इस टेस्ट ट्यूब को डिस्टर्ब नहीं किया तो ये सारे पार्टिकल्स इकट्ठे होकर नीचे सेटल डाउन हो गए। अनडिज़ोल्व है ना, और सॉलिड हैं, तो ये क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं। ऐसे यहाँ पे आपको फिगर में भी दिखाया है। यहाँ पे एक दो सॉल्यूशंस थे, एक सॉल्यूशन तो जो इस पर्सन के हाथ में है और एक जो नीचे टेबल पे रखा है। दोनों ही सॉल्यूशन दिखने में पानी जैसे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन जैसे ही आपने इस वाले सॉल्यूशन को इस नीचे वाले बीकर के सॉल्यूशन में डाला तो एक येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो येलो कलर का सॉलिड कंपाउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं। तो दीज आर प्रेसिपिटेट्स, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनदर एग्जाम्पल, ये मैंने आप लोगों को 10th C को ये रिएक्शन करके दिखाई थी। 10th C वाले बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा। यहाँ पे ये जो येलो सब्सटेंस बना है ये प्रेसिपिटेट है, और ये बना कैसे था, हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट हमने लिया था PbNO3 होल ट्वाइस, और दूसरा हमने लिया था पोटेशियम आयोडाइड Ki। तो ये ऊपर वाला सॉल्यूशन है, दोनों ही कलरलेस होते हैं, पानी के जैसे होते हैं, दोनों का कोई कलर नहीं होता। तो अभी हमें नहीं पता फ़िलहाल कौन सा है, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऊपर वाला सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस, और नीचे वाला सॉल्यूशन है लेड पोटेशियम आयोडाइड Ki। जब मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को मिला दूंगी आपस में, ये सॉल्यूशन को इस वाले सॉल्यूशन में डाल दूंगी, जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगी तो ये येलो कलर का एक कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा। येलो कलर का सॉलिड से पार्टिकल पतले पतले से, जैसे पानी में अगर आप हल्दी डिज़ोल्व करो तो ऐसे आपको बनना हुआ कुछ नज़र आएगा। एकदम से ये येलो कलर के पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया। तो ये जो बनेगा, ये येलो कलर का जो कंपाउंड बन रहा है, एक्चुअल में वो क्या है, वो है आपका लेड आयोडाइड PbI2। ये लेड आयोडाइड है जो कि ये येलो कलर का कंपाउंड है। तो अब ये रिएक्शन कैसे हुई, ठीक है, पहले तो ये बताओ कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब हम दोनों सॉल्यूशंस को मिलाया था, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं था, ये भी लिक्विड ये भी लिक्विड, पर जैसे ही दोनों को मिलाया तो एक येलो कलर के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हो गया, इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल ऑफ येलो कलर। तो दीज आर द प्रेसिपिटेट्स। अब वो आपसे पूछ रहा है ये किस चीज़ के प्रेसिपिटेट है, कैसे बने हैं, ये रिएक्शन को लिखेंगे कैसे। लेट अस सी द रिएक्शन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास क्या था, मैंने लिया लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, और Ki क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है, ये भी कलरलेस सॉल्यूशन है। जब दोनों को मिलाया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। और जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो नए प्रोडक्ट बनेंगे। और कैसे बने, देखो लेड के साथ चला गया आयोडाइड, यहाँ से ये जो I है ये किसके साथ चला जाएगा, Pb के साथ, लेड के साथ चला गया। और आपको पता है लेड की वैलेंसी होती है +2, आयोडाइड होता है -1, तो ये 2 और ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा लेड आयोडाइड का, PbI2। तो ये हमें PbI2 मिल गया। और सेकेंडली एक्सचेंज अगर हम करेंगे आयन, दूसरा आयन जब एक्सचेंज होगा पोटेशियम वाला, तो यहाँ से क्या होगा, आयोडाइड तो चला गया लेड के साथ, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, यहाँ से ये भी ख़त्म हो गया, इसका लेड आयोडाइड बन गया। अब पोटेशियम अपना आयन किसके साथ कंबाइन करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट की वैलेंसी होती है NO3 -1, तो यहाँ से 1 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 मिल गया। तो ये जो है पीछे वाले एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन बनेगी। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ ऐड करेंगे तो वी विल गेट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। और वो जो येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे थे वो इस लेड आयोडाइड के थे। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
precipitation reaction. So I hope you have understand both of these type of reaction and examples. So you will read it from your book, then you will write down these questions on your notebook.